नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदू राष्ट्रवाद बेनकाब, जो कि डॉक्टर रामनाथ ने लिखी है। लेकिन इसको सुनाने से पहले मैं इसका समर्पण, जो कि किताब का फर्स्ट पेज है, वो आपको सुनाना चाहूँगा पढ़कर, जिसमें लिखा है: उत्तर प्रदेश के हिंदू राष्ट्रवादियों को, जिन्होंने मुझे अपने कार्यकाल के दौरान कुलपति के पद पर एक दिन भी सुख व सम्मान के साथ कार्य करने नहीं दिया तथा निर्दोष होते हुए भी लगभग 6 माह तक निलंबित रखकर मुझे इस पुस्तक को लिखने हेतु भरपूर समय प्रदान किया। तो आइए इस किताब को पढ़ते हैं। तो शुरुआत करना चाहूँगा चैप्टर 1 से। क्या आर्य भारतीय के मूल निवासी थे? तो चलते हैं ये जानने के लिए क्या आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो मैं शुरू करना चाहूँगा। हिंदू राष्ट्रवादियों की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है। जर्मनी के मूल निवासी है। अब हिटलर की नकल करके अपने को आर्य कहे तो विदेशी घोषित होने का डर है, क्योंकि दुनिया जानती है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। इसलिए हिटलरी झूठ के तहत आर्य को भारतीय घोषित करने की नाकाम कोशिशें की जा रही है। यदि अपने को मूल भारतीय कहे तो आर्य श्रेष्ठ नहीं रह पाएंगे। इसलिए बड़ी होशियारी से कहते हैं कि हम हजारों वर्षों से भारत में रह रहे हैं, इसलिए भारत मेरी मातृभूमि है। और आज बड़े जोर की चर्चा है कि भारतीय इतिहास को दोबारा लिखने की बृहद योजना बनाई गई है तथा अब प्रत्येक स्कूल व कॉलेजों में यह अवश्य पढ़ाया जाएगा कि आर्य भारत के मूल निवासी थे, मध्य एशिया से नहीं आए। दो मछली विक्रेताओं में से एक कह रहा था कि यहाँ एक बोर्ड लगाया जाए, यहाँ ताज़ी मछली मिलती है। दूसरे ने कहा कि मछली तो ताज़ी ही है, फिर ताज़ी लिखने की क्या ज़रूरत, सिर्फ यहाँ मछली मिलती है लिखा जाए। इस पर पहले ने कहा कि इसे भी मत लिखो, क्योंकि मछली की बदबू से ही ग्राहक समझ जाएंगे कि यहाँ मछली बिकती है। दोबारा इतिहास लिखने वालों के पास मछुआरों जितनी भी बुद्धि नहीं है। मध्य एशिया से आए भी होंगे तो 4000 साल पहले आए थे। इतने दिनों बाद याद आई कि हम मध्य एशिया से नहीं आए। कोई मध्य एशिया जाने के लिए मार के भगा तो नहीं रहा। इतने दिनों बाद चोर अपनी दाढ़ी में तिनका क्यों ढूंढ रहा है? क्या भारतीय होने में अब भी कोई कमी रह गई है? अब तक छाती ठोक ठोक कर कहते रहे कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। उनका रंग गोरा, नाक चपटी, खूबसूरत चेहरा, कद लंबा तथा माथा ऊंचा होता है तथा भारतीय, द्रविड़, काले कलूटे, बौने, बदसूरत व शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसा कहकर मूल भारतीयों पर रौब गढ़ते रहे। अंग्रेजों व मुगलों से इस खोज के लिए इनाम भी हाथ बढ़ा बढ़ा कर लिए तथा सर राव साहब राय बहादुर के खिताब भी हासिल किए। उस समय हमें तो कलम पकड़ने की इजाज़त नहीं थी। जो भी प्रधानमंत्री या मंत्री रूस गया, उसने वहाँ के शासकों से यही कहा कि हमारी मातृभूमि तो आपके ही देश में है, इसलिए हम और आप भाई भाई है। वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मानविकी, भूगोल, कानून, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, रक्षा अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, गुरुत्वाकर्षण, सापेक्षणता आदि वैज्ञानिक शाखाओं के अंतर्गत की गई ब्रिटिश व अमेरिकी वैज्ञानिकों की खोज को ध्रुव सत्य व कल्याणकारी माना जा रहा है। परंतु भारतीय इतिहास के अंतर्गत विदेशी वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों को अविश्वसनीय व आपस में लड़ाने वाला कहा गया। यहाँ भोजपुरी की एक कहावत चरितार्थ हो रही है कि कटहल का कोवा तू खैला ता मोटका मोगरवा के होई। इतने दिनों बाद भारत का दोबारा इतिहास लिखने वालों की मूर्खता में भी बुद्धिमत्ता दिखाई दे रही है। क्यों?
क्योंकि अब भारत का बहुजन समाज भी इस खोज को समझ चुका है कि आज के स्वर्ण मध्य एशिया से आए विदेशी है, क्योंकि इन्होंने आज तक इस देश को अपना देश नहीं समझा। भारत समेत पूरी दुनिया के प्रकांड विद्वान अकाट्य तथ्यों द्वारा सिद्ध कर चुके हैं कि आर्य मध्य एशिया या ध्रुव प्रदेश से भारत में आए तथा उन्होंने ही भारत के मूल निवासी द्रविड़ों द्वारा निर्मित सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके इस देश पर कब्जा कर लिया। आर्यों के आगमन के बारे में तथ्यात्मक खोज हो चुकी है, परंतु भारत के मानववादी ब्राह्मणवादी स्वर्ण हिंदू बच्चों की तरह जिद पकड़कर कहने लगे हैं कि हम मध्य एशिया से आए ही नहीं, यहीं के रहने वाले हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ द्रविड़ लोग बाहर से आए। फिर पूरे भारतीय खंड में फैली सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? हम भी अब तक चुप थे कि चलो कोई भी कहीं से आया, अब सब भारतीय है, परंतु आज उल्टा चोर कोतवाल को डांटने लगा है। जिन प्राकृत व पाली भाषाओं के जरिए अनार्यों ने आर्यों को अक्षर ज्ञान कराया, उन्हीं भाषाओं को मलेच्छ की भाषा कहते हैं। जिन अनार्यों द्रविड़ों बहुजनों ने मध्य एशिया से आए भूखे नंगे अशिक्षित असभ्य आर्य को अपनी परोसी हुई थालियां दे दी, शरणागतों को शरण दी, रोजगार दिए, सम्मान दिया, सहानुभूति दी, उन्हें दैत्य दानव राक्षस असुर मलेच्छ रीछ भालू बंदर कहते हुए लज्जा नहीं आई? क्या ये कृतघ्नता की प्रकाष्ठा नहीं है? जिन समयक संबोधि महामानव बुद्ध के कारण इस देश की मिट्टी को विदेशी लोग सर आंखों पर स्वदेश ले जाते हैं तथा उस थोड़ी मिट्टी को मृतक के मुंह में डालकर प्रार्थना करते हैं कि हे समयक संबोधि बुद्ध, इस मृत व्यक्ति को भारत भूमि में पैदा होने का अवसर प्रदान करे। उन्हीं बुद्ध को वाल्मीकि रामायण व अन्य ग्रंथों के जरिए चोर अधर्मी व मलेच्छ कहा गया। जिस बौद्ध श्रमक द्रविड़ बहुजन संस्कृति की कृति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसके विध्वंसक व संहारक शंकराचार्य को जगत का, शायद कुएं की जगत से मतलब है। गुरु कहना गुरु शब्द का अपमान करना है। जिन राम ने निर्दोष महर्षि शंबुक की हत्या की तथा जिस कपटी व कुटिल गुरु द्रोणाचार्य ने भारत की प्रतिमा व मेघ एकलव्य का अंगूठा काटा, उनको पूजने से पहले कुछ तो संकोच होना चाहिए था। जिस सृजन श्रम मानववादी योग ज्ञान ध्यान त्याग करुणा मैत्री मानव दुख निवारक श्रमक संस्कृति ने विश्वविख्यात सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण किया, सशक्त संगठित व मानव कल्याणकारी नंदों नाइयों व मौर्यों माली काची कोइरी के गणराज्य कायम किए तथा गुप्तो गडरिया बड़ई लोहार कुम्हार कोरी रत्कार शंकर आदि ने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिखे, उसे दबाकर भोग सुख स्वर्ण सुख शोषण क्रूर हिंसा बहुदहन सती प्रथा छुआछूत मगपान जुआखोरी वर्ण व्यवस्था साम दाम दंड भेद पर आधारित विदेशी संस्कृति को भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा बताने वाले क्या भारत की 85% जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? अतः ये सिद्ध करना कि भारत में आज भी विदेशी कौन है तथा सिंधु घाटी सभ्यता के विध्वंसक कौन है, हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। प्रकांड विद्वान सुंदरलाल सागर ने अपनी पुस्तक आदिवासी व उनका संघर्ष पेज 61 में लिखा, जब आदिवासी दास द्रविड़ शूद्र पिछड़ी जातियां व अछूत यह समझ लेंगे कि वे सब एक है और आर्य ब्राह्मण प्रधान हिंदू उनसे भिन्न और उनके शोषक है तथा उनके द्वारा निर्वासित व निराश्रित शोषित किए गए हैं, उस दिन संगठित होकर खूनी क्रांति कर देंगे। स्वतंत्रता संग्राम के हीरो लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक भारत का इतिहास पेज 21-22 में लिखा है कि मेरे विचार से इस बात का ऐतिहासिक तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदू आर्य भारत के मूल निवासी नहीं है। माननीय P.H. गुप्ता अपनी पुस्तक मेरी रामायण की खोज पेज 1 पर लिखते हैं कि रामायण कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह तो विदेशी आर्यों की ओर से दक्षिण भारत पर जीत की कहानी है।
महर्षि वाल्मीकि युद्ध कांड के अध्याय 130 में लिखते हैं कि उनकी रामायण राम की जीत का वृतांत है। पवित्रात्म नंबूदारी ब्राह्मण ईएमएस नंबूदारी पाद अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका दलित व्यास अप्रैल प्रथम पक्ष पेज 19 में लिखते हैं कि हिंदूवाद भारत में नहीं जन्मा, यह दूसरे धर्मों की तरह विदेशी है, परंतु यह भारत की धरती पर बढ़ा और फला फूला। विश्व का इतिहास भाग 2 पेज 521 में लिखा गया है कि रामायण ने सुरा अर्थात दारू पीने वाले को असुरों दारू ना पीने वालों से अलग कर दिया। A.C. दास द्वारा लिखित ऋग्वेदिक भारत पेज 151 में लिखा गया है कि इंद्र और अन्य देवताओं को पूजने वालों को देव पुरुष कहा गया और जिन्होंने इंद्र और पशुओं की बलि चढ़ाने वालों का विरोध किया उन्हें असुर कहा गया। ये शब्द देव व असुरों एक दूसरे दल के लिए घृणा व द्वेष के कारण बने। द्रविड़ कजगम के प्रमुख के वीरामानी ने अपनी पुस्तक आरक्षण क्यों के पेज 3 पर लिखा, यह प्रमाणिक सच्चाई है कि भारत के मूल निवासी केवल द्रविड़ थे। आर्यों के प्रवेश ने द्रविड़ का विभाजन कर दिया। अनुजाति अनु जनजाति व पिछड़ी जातियां द्रविड़ थी। भारत के कौमी तराने पर अल्लामा इकबाल को आर्यों की ओर से कहना पड़ा कि ए आबे रोंदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। प्राचीन विश्व का इतिहास के लेखक रूसी इतिहासकार एफ कोरोवॉकिन पेज 81 में लिखते हैं कि आर्य कबीले उत्तर पश्चिम की ओर से भारत में प्रवेश किए। आर्य उस समय घुमक्कड़ कबीले ही थे। ये घुमक्कड़ आर्य सिंधु घाटी के नागरिकों से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए लोग थे। यह लिखना नहीं जानते थे और अपनी पुरानी कहानी को अपने बड़े बूढ़ों द्वारा युवा पीढ़ी तक पहुंचाते थे। ईसा पूर्व 1000 साल से पहले वे खानों से कोयला निकालना व लोहा ढालकर उसे वस्तुएं तैयार करना भली प्रकार जानते थे। वह आर्य ही थे जिन्होंने भारत में जातीय प्रथा लागू की और लोगों को विभाजित कर दिया। अछूतों को सबसे अधिक अपमान भरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। जातीय कानून तोड़ने वालों को भयानक सजाएं दी। धर्म के जरिए गुलामी के हालात पैदा कर दिए। ब्राह्मण जातिगत व्यवस्था की मदद से शासक के रूप में उभरे। अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति में द्रविड़ तत्व में डॉक्टर गिलबर्ट स्टेलर DSc प्रोफेसर मद्रास यूनिवर्सिटी लिखते हैं कि आर्य बर्बर घुसपैठिए थे जबकि द्रविड़ों की विकसित उन्नत सभ्यता थी। आर्य ब्राह्मणों ने कर्म या भाग्यवाद की थ्योरी को गढ़कर द्रविड़ों को गुलाम बनाया। इस थ्योरी में ब्राह्मणों को विशेष अधिकार मिले और अछूतों का सामाजिक अधोपतन हुआ। दलित वॉइस के संपादक VT राजशेखर ने दिसंबर 1986 के अंक पेज नंबर 14 में लिखा, यह धरती हमारी अनुजाति जनजाति धार्मिक वर्ग व पिछड़ा वर्ग की है। हम इसके मूल निवासी हैं तथा हम अति प्राचीन विश्वविख्यात सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हम अपनी ही सरजमी पर उन लोगों द्वारा गुलाम बना लिए गए हैं जो यहाँ घुसपैठिए के रूप में आए थे। SK पांडियान दलित वापस पेज 18 मार्च 1987 ने अपनी पुस्तक हिडन हेरिटेज में लिखा है, द्रविड़ सभ्यता पहली सभ्यताओं में से एक है। द्रविड़ों ने ही उत्तर में फैलकर सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी वेस्ट कल्चर एंड सोशलिज्म अध्याय 6 शीर्षक आई एम सोशलिस्ट में हिंदुओं को संबोधित करते हुए लिखा है कि यही वे शूद्र है जिन्होंने आपको सभ्यता सिखाई और वे ही अब आपको नीचे भी गिरा सकते हैं। सोचे कि किस तरह रोमन सभ्यता गाल्स के हाथों मिट्टी में मिला दी गई। प्रख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया अक्टूबर 9, 1987 में लिखा, हिंदूवाद आर्यों द्वारा और इस्लाम मुसलमानों द्वारा लाया गया। अफ्रीकन महान विचारक पेज 141 में रुनोकी रशीदी लिखते हैं, आर्य असभ्य घुमक्कड़ कबीले थे।
उनमें कोई सभ्यता सदाचार नहीं था। यह आर्य ही थे जिन्होंने भारत की काली जनसंख्या पर जाति व्यवस्था थोपी। यह केवल मौर्यों का समय था जब द्रविड़ों ने कुछ उन्नति की। आर्यों की धरती ईरान में जाति व्यवस्था थी। पंडित बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई हिंदू धर्म या हिंदू की परिभाषा आज तक अदालत मानती है तथा उन्हीं को हिंदू धर्म का अधिकृत प्रवक्ता माना जाता है। इन्हीं तिलक जी ने अपनी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक आर्यन में लिखा है कि आर्य लोग सबसे पहले उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। प्रख्यात इतिहासकार व पूर्व राज्यपाल उड़ीसा डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति की समग्र रूपता पेज 1 पर लिखा है कि भारतीय इतिहास के प्रथम पृष्ठ पर यह लिखा मिलेगा कि आर्यों के कारवा इस देश में प्रवेश करके पंजाब में बस्तियां बसा रहे हैं और गंगा जमुना सरस्वती की वादियों में फैल रहे हैं। आर्य और भारत के मूल निवासियों में जमकर युद्ध हुए जिनकी चर्चा ऋग्वेद में है। अब तक रूसी इतिहासकार आर्यों का मूल स्थान स्टेपी प्रदेश मानते रहे, परंतु अब उन्होंने भी तिलक की खोज पर अपनी मोहर लगा दी। नेहरू ने पिता की ओर से पुत्री के नाम एक पत्र में लिखा कि उत्तर की ओर से आर्यों ने इन द्रविड़ लोगों पर हमला किया। इन आर्यों का मध्य एशिया में बहुत बड़ा समूह रहा होगा। भारत की खोज पेज 75-76 में नेहरू ने लिखा कि रामायण और महाभारत इंडो आर्यन के समय की उनकी जीतों और घरेलू लड़ाइयों की कहानियां हैं। इसी ग्रंथ के पेज 62 पर लिखा आर्यों के भारत में आने से पराजित द्रविड़ों जिनकी एक लंबी सभ्यता की बुनियाद थी में नई सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो गई। परंतु इस बात में कोई शंका नहीं कि आर्यों ने अपने आप को उन द्रविड़ों से बहुत अच्छा और ऊंचा समझा और इस विशाल खाई ने दोनों को अलग अलग कर दिया। फिर पेज 82 पर लिखा कि रामायण की कहानी आर्यों द्वारा दक्षिण की ओर राज्य बढ़ाने की कहानी है। पंडित M.M. वियोगी ने अपनी पुस्तक जातककालीन भारतीय संस्कृति के पेज 265 में लिखा है, जिस दिन भारत के मूल निवासी यह जान जाएगी कि आर्य विदेशी घुसपैठिए हैं तथा वे स्वयं भारत के मूल निवासी है और यह भूमि उन्हीं की है जो उनसे छीन ली गई तथा उन्हें जाति व्यवस्था के गत्र में डालकर मानवीय अधिकारों से वंचित किया, तो एक हिंसक विस्फोट होगा। पंजाब में प्रकाशित कौमी उड़रिया नामक मासिक ने लिखा, ईसा पूर्व 1500 में जब आर्य द्वारा भारत पर हमला किया गया तो वहां पर सिंधु दरिया की एक उन्नत सभ्यता थी। यही दरिया पहला विशाल जलमार्ग था। सिंधु सभ्यता को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्यों के आने से पहले पंजाब व सिंध एक थे। आर्यों ने पंजाब को पहली बस्ती बनाया। आर्यों के कई कबीले दोनों नदियों के बीच बसते गए। आर्य लोग मध्य एशिया से आकर पंजाब की झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज आदि नदियों पर आबाद हुए। जिन लोगों ने सिंधु सभ्यता का विकास किया वे आर्य नहीं थे। राइटिंग एंड स्पीच ऑफ विवेकानंद में स्वामी जी लिखते हैं, और यूरोपियन लोग आज उन निरक्षर व मासूम लंगोटी लगाकर खेत जोतने वाले लोगों को पढ़ा रहे हैं। वास्तव में यही अनार्य जाति के लोग हैं। हम में से इनमें कोई नहीं है। इससे निश्चय ही हम कमज़ोर होंगे और फायदे में ये दोनों यूरोपियन व नीची जाति के लोग रहेंगे।